जी प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? सो आई होप सो आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर 15 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि एक एक्सरसाइज में गिवन है, और उनके जवाब जो है वो मालूम करने की कोशिश करेंगे। सो होम्योस्टैसिस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो इसमें डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस इस तरह नहीं होता है, आपने लाइन लगाकर डिफरेंस करना होता है। बहरहाल इफ यू टॉक अबाउट ऑस्मो कन्फर्मर्स, क्या होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स? ये बेसिकली ऐसे जानदार होते हैं जिनको कोई इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट नहीं चाहिए एक्टिविटी के लिए, यानी इनके अंदर जो बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है वो बाहर की एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं होता। सो द एनिमल हुज बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशंस हैज अ ग्रेट डिफरेंस एज compared to their environment, and they need to adjust their internal osmotic state actively is called osmoregulators. तो ऐसे जानदार जो कि अपनी बॉडी के सेल के अंदर जो है वो चेंजिंग्स ब्रिंग इन करते हैं ताकि वो बाहर की चेंजिंग्स को जो है वो मीट कर सकें, उनको ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। जबकि जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं वो बेसिकली ऐसा नहीं करते, उनके जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो चेंज नहीं होती। तो इनकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है या आप मेरा लेक्चर सुने, उसके अंदर मैंने डिटेल में बात की है इसके अंदर। तो आप कमेंट भी करके ये बात बता सकते हैं कि क्या एग्जांपल्स होंगी ऑस्मो कन्फर्मर्स की और ऑस्मो रेगुलेटर्स की। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जब ये सवाल का जवाब लिखें तो इनकी एग्जांपल्स मस्ट लिखें। उसके बाद एक क्वेश्चन है जी, एनहाइड्रोबायोसिस क्या होती है, उसकी एग्जांपल भी दें। तो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स इन विच टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा बाहर ड्राई एनवायरनमेंट है और कुछ ऐसा खुश्की पे रहने वाला जानवर है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो वो अगर पानी की कमी के बावजूद भी जो है वो रह लेता है, जैसे कैक्टस एक पौधा है या कैंगरू रैट्स होते हैं, तो इस तरह के जो जानवर हैं वो एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं। इसको एनहाइड्रोबायोसिस कहेंगे आप। सो जिस तरह टार्डी ग्रेड्स हैं उनके अंदर 85% जो है वाटर होता है, बट दे कैन डिहाइड्रेट टू लेस देन 20% एंड सर्वाइव इन दिस स्टेट। तो टार्डी ग्रेड्स जो हैं इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वक्त स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये टार्डी ग्रेड है, जो कि एक बिल्कुल स्मॉल सा एक एनिमल है और बिल्कुल छोटा सा इसका साइज होता है, और इवन ये कहा जाता है कि ये तो स्पेस पे भी जो है जाके रह सकता है। सो इट्स अ माइक्रोब बेसिकली। तो मैं वैसे आपसे कैंगरू रैट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स की बात भी कर चुका हूँ। तो दे यूज टू गो फॉर एनहाइड्रोबायोसिस, जो कि बहुत कम पानी जो है वो एटमोसफेयर को देते हैं, यानी अपनी बॉडी में ज़्यादा पानी ये रख लेते हैं। अब एटमोसफेयर को देते से मुराद ये है कि मतलब ट्रांसपायर करना, या फिर आप कह लें कि बॉडी से एवेपोरेशन होती है जानदारों की, तो ये वो इतना खास नहीं करते। उसके बाद है जी, व्हाई डज filtration takes place only in a glomeruli part of the nephron, not where else. फिल्ट्रेशन आप जब देखते हैं तो आपने नेफ्रॉन का जो है एक यूनिट पढ़ा है, तो दैट इज नेफ्रॉन। ये आपने यूनिट पढ़ा है ना, नेफ्रॉन, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये बेसिकली रीनल कैप्सूल है। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होती है। अब यहाँ से बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम लिया जाता है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज आ जाती हैं। तो द साइंटिस्ट आर आस्किंग कि आखिर यहाँ से ही ऐसा क्यों होता है, वाई वाई नॉट वेयर समवेयर एल्स, तो कहीं और से ऐसा क्यों नहीं होता? Filtration takes place only in glomeruli because their walls are porous, and fractions of the blood reaching here provides filtration pressure. और ये जो आपका हार्ट होता है वो बेसिकली प्रेशर लगा रहा होता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास बेसिकली कह लें कि एक गुच्छा है। किसका गुच्छा है? इट इज़ बेसिकली ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज को प्रेशर कहाँ से आ रहा है? हार्ट प्रेशर दे रहा है, ठीक है, जो आपका ब्लड प्रेशर है हार्ट की तरफ से। तो हार्ट से फिर जितना भी प्रेशर आता है ब्लड का, वो फिर प्रेशर से जो है आप कह लें कि बोमन्स कैप्सूल में जो है ये मटेरियल ऐड हो जाता है। तो यू कैन से दैट कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो आगे जाके वैसे ब्लड प्रेशर भी रिलीज हो जाता है डेफिनेटली, जो लिक्विड फिल्टर हुआ और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ गया, ये प्रॉक्सिमल में या डिस्टल में आ गया, तो यहाँ पे तो प्रेशर भी नहीं है इस लिक्विड का। तो ब्लड के प्रेशर से ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है हो पाता है। तो दैट इज अ सुटेबल आंसर कि जो ब्लड प्रेशर है वो रिस्पॉन्सिबल है फिल्ट्रेशन के लिए।
सो ये बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद है जी, मेंशन टू मेटाबॉलिक ऑल्टर्ड स्टेट्स दैट जनरली 70% कॉज किडनी स्टोन फॉर्मेशन। ऐसी मुनासिबत बताएं जिसमें 70% किडनी स्टोन्स बनते ही हैं। तो दो मेटाबॉलिक ऑल्टर्ड स्टेट्स ऐसी होती हैं जिसमें हाइपर कैल्सीमिया एंड इन विच कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इंक्रीज, एंड हाइपर ऑक्सिलेरिया। तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट एक सॉल्ट का नाम है। तो ये दोनों सॉल्ट्स जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, यानी कैल्शियम बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, कोई सब्जियां खा रहे हैं ना आप, तो उसमें कैल्शियम काफ़ी होता है, जिस तरह गोभी वगैरह हो गया। तो इस तरह ही टमाटर के छिलके हो गए, या कोई टमाटर, जिस तरह की सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल्स कह लें, अगर बहुत ज़्यादा कसरत में आप पसंद करते हैं इनको, तो ये इतनी अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए। ठीक है, हर चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस डाइट की शक्ल में होना चाहिए। तो अगर आप ये कैल्शियम कंटेनिंग खुराकें खाएंगे या ऑक्सलेट कंटेनिंग खुराकें खाएंगे, ये फूड न्यूट्रिएंट लेंगे, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सब चीज़ें ब्लड से निकालनी तो किडनी नहीं होती हैं, लिवर नहीं होती हैं, तो किडनी को प्रॉब्लम आ सकता है। तो 70% जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो होते हैं, आप कह लें कि कैल्शियम टेकिंग और ऑक्सलेट टेकिंग न्यूट्रिएंट से। रिसेंटली मुझे भी किडनी स्टोन्स हुए, उसके पीछे वजह थी कि मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाए, जिसमें बादाम आप कह लें, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लड में कंसंट्रेशन रह गई कैल्शियम लेवल की, या कोई और कुछ इस तरह के पार्टिकल्स होंगे जो बहुत ज़्यादा ब्लड में रहे, तो किडनी को स्ट्रगल करना पड़ा, और 7 mm और 9 mm के स्टोन्स मेरी किडनी में बने। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि वो मैंने एसिड का इस्तेमाल किया। डेफिनेटली डिफरेंट मेडिसिन भी मैंने ली, लेकिन जो फैंटा के अंदर कुछ ख़ास एसिड्स हैं, या कह लें कि कुछ इस तरह के कुछ केमिकल्स थे जो उन किडनी स्टोन्स को डिसॉल्व करने में कामयाब रहे। तो मैंने फैंटा पीकर जो है अपने किडनी स्टोन्स डिसॉल्व कर लिए। अब सोच रहे होंगे सर तो मजाक कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कौन से इलाके में रह रहे हो, और किस किस्म का स्टोन जो है वो आपकी किडनी में बना है। तो उस हिसाब से फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा किडनी स्टोन 70% इन सॉल्ट्स की वजह से बनते हैं। आई होप सो कि इस वीडियो के बाद आपको ये मेरी बात याद रह जाएगी। बहरहाल अगला क्वेश्चन है, रीनल फेलियर क्या होता है? तो डेफिनेटली किडनीज जब काम करना बंद कर दें, रीनल का लफ्ज किडनी के साथ एसोसिएटेड है। तो रीनल फेलियर मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन। जो भी मैंने आपको नेफ्रॉन दिखाया था, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तकरीबन ये आप कह लें 10 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में होते हैं। तो अगर ये काम करना बंद कर दें तो एक किडनी खराब हो जाएगी, दैट इज रीनल फेलियर। और दूसरी में भी कर दें तो प्रॉब्लम। और समटाइम्स ब्लड प्रेशर के वेरिएशन से भी किडनी फेलियर हो जाता है। याद रखें, कभी एक्सीडेंट होना या किस तरह की चीज़, तो वो किडनी पे बुरा असर पड़ता है उसका। क्योंकि आपके एकदम जब घबराते हैं ना आप, तो ब्लड प्रेशर बहुत रेज कर जाता है और ये ना बेहोश भी हो सकते हैं। सो रीनल फेलियर मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन स्पेशली इन द ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ द किडनीज एंड कॉज ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। तो फेलियर की वजह यही होती है, कुछ माइक्रोब्स आ गए या कुछ इस तरह के जानदार आ गए जिन्होंने फिल्ट्रेशन के दौरान सारी उस जाली को ख़राब कर दिया, या कुछ केमिकल फैक्टर जैसे ऊपर बता रहा था, हाइपर कैल्सीमिया या हाइपर ऑक्सिलेरिया, बहुत ज़्यादा ये ग्लोमेरुलस में फंस जाएं, तो फिर डेफिनेटली ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो वहीं से होना है, तो किडनी फेलियर होता है। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है जी, अकाउंट ऑन ईच मेन अडेप्टेशन प्लांट्स फॉर हाई एंड लो लेवल टेम्परेचर्स। ये बताएं कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है? बहुत ज़्यादा, बहुत कम, ऐसा क्यों होता है? तो in high level temperatures, plants use evaporation for cooling process, while in low temperature, fluidity of the cell membrane altered by increasing the proportion of unsaturated fatty acids. तो हाई टेम्परेचर में होता है कि बहुत ज़्यादा पौधा अपने ट्रांसपायरेशन करता है, एवापोरेटिव कूलिंग करता है पौधे के लिए। और जब टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, माइनस टेम्परेचर होता है, तो फिर वो अपने सेल के अंदर कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बना लेता है, या कह लें लिपिड्स की एक लेयर बनाता है। जिस तरह आप चादरें लेते हैं कुछ ठंड में, कुछ कोटियाँ वगैरह पहनते हैं, कंबल वगैरह लेते हैं, तो पौधा भी अपने अंदर सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे फैटी एसिड्स की जो है एक लेयर बना लेता है, ताकि अंदर के सेल्स को मेल फंक्शनिंग ना हो, ख़राब ना हो जाए। तो ये तरीकाकार अडेप्ट करता है एक पौधा, जब उसने हाई या लो टेम्परेचर से जो है खुद को मीट करना होता है। हाई टेम्परेचर में तो वो एवेपोरेशन से काम लेता है, लो टेम्परेचर में फैटी एसिड्स की एक लेयर बना लेता है, इंक्रीज कर लेता है अपने अंदर फैटी एसिड्स के प्रोपोर्शंस को। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। होप सो
आपको सारे जवाब पता लग गए होंगे और अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं तो अभी फ़ौरन कर दें, क्योंकि फिर अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी और नॉलेज गेन करते रहेंगे आप। अभी एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के ऊपर बात करता हूँ मैं आपसे और थंबनेल्स आ रहे हैं, आप हमारी पूरी बुक की वीडियोस को उस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, आई बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से फॉलो कर सकते हैं या आपको नीचे नंबर जो दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको पूरी आपकी जो क्लास 12 की पूरी सीरीज़ है हमारे पास उसके मैं लिंक्स आपको सेंड कर देता हूँ। सो दैट्स इट, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी मैंने आपको लेकर करना है, पढ़ाना है, उसकी तरफ चलते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy.